हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी भी सर्किट में सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो बैटरी या सेल होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट शो किए हुए हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में स्टडी करेंगे। बैटरी और सेल chemical reaction in it will produce potential difference और its two terminals। बैटरी और सेल में जो टू टर्मिनल्स होते हैं, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये इन टू टर्मिनल्स के थ्रू ये पोटेंशियल किसी सर्किट को प्रोवाइड होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इन टू टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोशन करने लगते हैं और इसके कॉज के कारण ही करंट फ्लो होता है। थर्ड, टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अब इस करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स एनर्जी को एक्सपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन। अब ये एनर्जी किसी यूजफुल वर्क में कंज्यूम होती है, जैसे कि किसी फैन को रोटेट कराने में। फिफ्थ पॉइंट, रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। जितनी एनर्जी यूज होती है और जितनी उसके बाद बच जाती है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये किसी भी गैजेट के टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टाइप से इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन। इस हीटिंग इफेक्ट का यूज हम हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। अब हम जूल्स के हीटिंग इफेक्ट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू समझेंगे। लेट अस सपोज द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर द टाइम t। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी W इक्वल्स टू VQ। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, V को Q के पास लेके आया हूं। वी नो दैट द पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। W वर्क है और T टाइम है। अगर मैं ये W की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास पावर की एक नई वैल्यू आती है P इक्वल्स टू VQ अपॉन T। अब अगर मैं Q अपॉन T की वैल्यू I पुट कर दूं तो मेरे पास पावर की एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा जिसको मैं P इक्वल्स टू VI कह सकता हूं। ये पावर का वोल्टेज और करंट के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम t विल बी H इक्वल्स टू PT। यहाँ पर H जो कि हीट है, वर्क और एनर्जी ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि तीनों की यूनिट जो है वो जूल होती है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी का फॉर्म भी होता है, इसलिए मैंने H इक्वल्स टू PT को यूज किया है। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी ऑफ वर्क को मैंने H ले लिया है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, H इक्वल्स टू VIT। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो H का फॉर्मूला जो है वो VIT मिलता है क्योंकि P का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी लास्ट इक्वेशन में VI बताया हुआ है। अब अगर मैं V की वैल्यू इस इक्वेशन में IR पुट कर दूं तो मुझे नया एक फॉर्मूला VIR जो V इक्वल्स टू IR है वो अगर मैं पुट करता हूं तो IR IT ये मुझे फॉर्मूला मिलता है। अब मैं अगर I का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे I² RT कैलकुलेशन मिलता है जो कि मेरा नया फॉर्मूला होगा। ये जूल्स ने इसे डिफाइन किया था। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। द लॉ स्टेट दैट
द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट आई। इसका मतलब ये होता है कि किसी सर्किट में जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी हीट भी बढ़ती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे तो उस सर्किट में या उस डिवाइस में हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर में t टाइम तक करंट को फ्लो करें तो जितने ज़्यादा टाइम तक हम करंट को फ्लो कराएंगे वह डिवाइस उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हमने अक्सर घर में देखा हुआ है कि अगर किसी फ़ैन को चलते हुए हमने देखा हो तो अगर वो 5 मिनट चलता है उसके बाद उसका अगर हम टेम्परेचर देखें या उसको हम 1 आवर के बाद उसको चेक करें तो उसका टेम्परेचर पहले से आपको ज़्यादा मिलेगा। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के कुछ और भी इफ़ेक्ट होते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट के अलावा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। पहला तो आपने अभी हीटिंग इफ़ेक्ट देख ही लिया है। इस हीटिंग इफ़ेक्ट का यूज़ हम इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, सैंडविच मेकर में करते हैं। करंट का एक दूसरा इफेक्ट भी होता है केमिकल इफेक्ट। इसका यूज़ लेड एक्यूमुलेटर चार्जिंग ऑफ सेल के लिए करते हैं हम। तीसरा इसका इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि हम अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे। इलेक्ट्रिक बेल, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The heating effect of electric current is used in electrical appliances like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion rod, electric kettle, hair dryer, etc. जो कि आपने डेली लाइफ में अपने यूज़ किया है। All these appliances have a coil of wire is called an element. When electric current flows through the element, it becomes hot and gives out heat. The amount of heat produced in wire depends upon its material, length and thickness. तो इसमें मैंने एक कॉइल के बारे में बताया है। कॉइल एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वायर का ग्रुप ऑफ वायर होता है। उस वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इस वायर का जो नेचर होता है वो हाई रेजिस्टिव वाला वायर होता है जो कि करंट के फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस करता है और इसी को हम इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ करते हैं। फ्यूज़। इस डिवाइस का यूज़ हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस that protect the circuit and appliances by stopping the flow of high current। ये हमारे सर्किट में आने वाले हाई फ्लो के करंट को स्टॉप करता है। इसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये सभी के घरों में लगा होता है। जो मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ पर मीटर लगा होता है वहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है जो कि बाहर से आने वाले हाई फ्लो के करंट को हमारे घर में आने से रोकता है। The wire of fuse is made of an alloy of metals, for example aluminium, copper, iron, lead, etc. इसका वायर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एलॉय से बना होता है। The alloy should be of lower melting point and high resistivity। इस वायर की खासियत होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। इसलिए ये अगर हाई करंट आता है तो हायर वैल्यू के करंट के कारण ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ने से हीट बढ़ती है और उससे ये मेल्ट हो जाता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। सर्किट में हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर फ्यूज वायर विल इंक्रीज। जब किसी सर्किट में लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होता है the temperature of fuse wire is will increase। तो उस टाइम पर फ्यूज का जो टेम्परेचर है या उसके वायर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से यह सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और हायर
रेंज का जो करंट है जो कि हमारे घर में एंटर करना वाला होता है उसको ये स्टॉप कर देता है। फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर एज रेटेड, इसकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू के मार्केट में हमको फ्यूज मिलते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का हम फ्यूज यूज करते हैं फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंस यूजिंग। हमारे घर में जो जो अलग अलग टाइप के डिवाइस होते हैं जिनको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। फ्यूज़ के कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लेट अस कंसिडर एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। इसमें एक आयरन के बारे में, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताया है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। तो मैंने पावर का एक फॉर्मूला यूज़ किया है, P इक्वस टू वी आई। अगर मैं इसको I के फॉर्म में लिखूं तो I इक्वस टू P अपॉन वी होगा। P की वैल्यू, पावर की वैल्यू 1 किलोवाट गिवन है और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। तो 1 किलोवाट को मैंने 1000 वाट में चेंज कर लिया है। किलो में 1000 वाट होंगे, 1000 वाट। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर मुझे I की वैल्यू 4.54 एम्पियर मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड फ्यूज़ की वैल्यू होगी। इसको हम राउंड ऑफ कर 5 एम्पियर का फ्यूज़ भी शो कर सकते हैं। पावर P इक्वस टू W अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है। इसका कैलकुलेशन समझने के लिए हम एक रिलेशन को देखते हैं कि P और T में इन्वर्स रिलेशन है और P और W में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर हम टाइम को कम करेंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी और टाइम को ज़्यादा करेंगे तो हमारी पावर कम हो जाएगी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से देखते हैं कि V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं इस पावर के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं तो मेरा नया फॉर्मूला P इक्वस टू वी क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब मैं I की वैल्यू Q अपॉन टी पुट करता हूं तो मेरा फॉर्मूला P इक्वस टू वी आई हो जाएगा जो कि मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो P इक्वस टू वी आई मेरा एक नया फॉर्मूला होगा जो कि वोल्टेज और करंट के रिलेशन में होगा। इससे मैं वॉट की डेफिनेशन बना सकता हूं। पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। 1 वॉट इक्वस टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। 1 watt defined as the power consumed by a device when 1 ampere of current passing through it at the potential difference of 1 volt. P इक्वस टू आई स्क्वायर आर पावर का एक दूसरा फॉर्मूला होता है। पावर के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं। एक तो फॉर्मूला मैंने ये देखा है, दूसरा फॉर्मूला मैंने ये वाला तैयार किया था, तीसरा फॉर्मूला मेरा ये है जो कि V इक्वस टू आई आर को जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में, तो मेरा एक नया फॉर्मूला बनता है P इक्वस टू आई स्क्वायर आर। अगर मैं इस गिवन फॉर्मूले में, एबव फॉर्मूले में मैं I की वैल्यू V अपॉन आर पुट कर दूं तो मेरा पावर का एक नया फॉर्मूला बनेगा जो कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन शो करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी मैंने पावर के फॉर्मूले से शो किया हुआ है। P इक्वस टू ई अपॉन टी। ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टी टाइम है। पहले भी मैंने बताया है कि H, W और T हीट, वर्क और एनर्जी ये तीनों इक्वल होते हैं। एनर्जी को मैंने W के प्लेस पर पुट कर दिया है तो इससे पावर का फॉर्मूला E अपॉन टी बन गया है। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो एनर्जी का मेरा फॉर्मूला E इक्वस टू पी इंटू टी बनता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वॉट आर और 1 यूनिट होती है जो कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने में करते हैं। तो 1 यूनिट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें किलो वॉट आर का यूज़ किया जाता है। इसको हम समझ लेते हैं। E इक्वस टू पी इंटू टी जो कि एबव फॉर्मूला जो मैंने अभी प्रूफ किया हुआ है। इसमें पावर के लिए हम किलो वॉट का यूज़ करते हैं, पावर को हम किलो वॉट में यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हमने आर ले लिया है। तो 1 किलो वॉट आर। अब 1 किलो वॉट को मैंने 1 किलो वॉट में 1 के को
1K को मैंने 1000 से शो किया है, 1000 वॉट में शो किया है, और आवर्स को 1 आवर को मैंने 3600 सेकेंड में शो कर लिया है, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 और 10 जो है उसके ऊपर 5 की पावर आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड जो यूनिट होती है वो जूल के लिए यूज़ करते हैं हम, वॉट सेकेंड इक्वल्स टू जूल। तो इसलिए वॉट सेकेंड को मैंने रिप्लेस करके जूल लिख दिया है। तो 1 किलो वॉट आर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है। और हम जो मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कि घर में मोटर है, फैन है, उसमें जो उनकी पावर को शो किया जाता है वो हॉर्स पावर में शो किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो 746 वॉट होती है। ये आपको याद रखना होगा, ये आपके न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।